गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आई एम गुरु। आज हम लोग पढ़ेंगे बॉन्ड और स्टॉक वैल्यूएशन कि बॉन्ड क्या होता है। बॉन्ड इज सेम एज डिवेंचर, बट पहले क्या डिफरेंस होता था कि बॉन्ड्स गवर्नमेंट इशू करती थी और डिवेंचर्स कंपनियां इशू करती थी। तो इसीलिए उनको दोनों का इंस्ट्रूमेंट दोनों सेम है, दोनों में अपने को इंटरेस्ट मिलता है, दोनों का मेच्योरिटी पीरियड होता है जिसके बाद वो रिडीम कर सकते हैं अपने। तो इसीलिए दोनों में कोई बेसिक डिफरेंस नहीं है, बट वो गवर्नमेंट इशू करती थी और कंपनीज इशू करती थी। इसी की वजह से उसका नाम बॉन्ड है, उसका नाम डिवेंचर है। तब देखिए, जैसे अपने को निकालना है प्राइस ऑफ एनी सिक्योरिटी। जैसे सिक्योरिटी क्या हो गया आपका, बॉन्ड, स्टॉक, इसको सिक्योरिटीज बोलते हैं अपने। तो कोई भी सिक्योरिटीज का प्राइस होता है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑल द फ्यूचर अर्निंग्स, यानी कि अपने को जो वो सिक्योरिटीज है फ्यूचर में अर्निंग्स मिलने वाला है। जैसे बॉन्ड के टर्म्स में अपने को इंटरेस्ट मिलेगा, बॉन्ड के टर्म्स में इंटरेस्ट जो अपने को मिलता है डिबेंचर के टर्म्स में इंटरेस्ट बोलते हैं, वही सेम चीज बॉन्ड के टर्म्स में अपने कूपन बोलते हैं। वैसे ही सिमिलरली स्टॉक में अपने को क्या मिलता है, डिविडेंड्स मिलेगा। तो उसका जो जो भी फ्यूचर में अपने को डिविडेंड्स मिलने वाला है उसका प्रेजेंट वैल्यू करते हैं अर्निंग्स का, तो अपने को कोई भी सिक्योरिटी का प्राइस मिल जाता है। जैसे आप पहले अपने करते हैं बॉन्ड्स का प्राइस का क्या फॉर्मूला होता है, ये सी स्टैंड्स फॉर कूपन। जैसे आपका बॉन्ड है जो 10% कूपन देता है आपको, उसका पार वैल्यू है 1000 रुपीज फॉर पीरियड ऑफ 10 ईयर्स, तो आपका कूपन हो जाएगा 10% इंटू 1000 विच इज नथिंग बट 100। और ये जो अपना प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर एन्युटी का फॉर्मूला था, ये सेम वही फॉर्मूला है। तो जैसे अपने को 100 रुपया मिलेगा फॉर 10 ईयर्स, तो यहाँ पे 100 रुपया आ जाएगा, आई हो जाएगा। इसमें जो आई होता है वो आपका होता है एल टू मेच्योरिटी, रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न या डिस्काउंटिंग रेट। आई को अपने ये तीनों बोलते हैं, विच इज द रेट प्रिवेलिंग इन द मार्केट, विच इज नॉट द कूपन रेट बट द रेट प्रिवेलिंग इन द मार्केट। तो ये आई याद रखिएगा, ये कूपन रेट जो होगा वो सेम नहीं होगा, ये अलग से दिया हुआ रहेगा क्वेश्चन में अपने को निकालने के लिए। प्लस तो ये आपका आ जाएगा कि ये आपको फ्यूचर में ये आ जाएगा आपको कि फ्यूचर में जैसे 10 साल का बॉन्ड था तो 10 साल तक आपको जो कूपन मिलेगा उसका प्रेजेंट वैल्यू आ जाएगा आज के दिन। प्लस आपको जब बॉन्ड रिडीम होगा 10 साल बाद, तो उसका फेस वैल्यू भी आपको मिलेगा जो पार वैल्यू था, यानी कि 1000 रुपीज बॉन्ड का। तो वो क्योंकि लमसम है, तो अपना ये प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर होगा, ये प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर एन्युटी नहीं होगा। तो उसका फॉर्मूला क्या था, ए बाई 1 + i⁴n। तो आई आपका जो भी दिया रहेगा YTM, और एन आपका हो जाएगा 10 ईयर्स। तो इससे ये बेसिक फॉर्मूला है आपका कोई भी बॉन्ड का प्राइस निकालने का। अब इसको अपने करते हैं सम के थ्रू, जो पेज आपका 299 पे दिया हुआ है, सम नंबर 2। इस सम में आपको देखिए जैसे दे रखा है, एक बॉन्ड है जिसका वैल्यू है पार वैल्यू है 1000 रुपीज, यानी आपको जो आपने अगर इन्वेस्ट किया है 15 साल बाद आपको 1000 रुपीज मिल जाएगा। और उस पर क्या दे रखा है, आपको कूपन रेट 7% मिलेगा। ये है आपका कूपन रेट, यानी कि हर मंथ आपको हर साल 70 रुपीज मिलेगा। बट यहाँ पे याद रखिए इस समय दे रखा है सेमी एनुअल पेमेंट्स। सेमी एनुअल पेमेंट्स का मतलब ये हो गया कि आपको साल में 2 बार मिलेगा। तो आपका इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट हो जाएगा 7/2, दैट इज 3.5। यानी 3.5 इंटू 1000 करेंगे तो आपको हर 6 महीने में 35 रुपीज कूपन मिलेगा। तो 35 आपको कूपन मिलेगा। तो देखिए जैसे कूपन हो गया आपका 3.5, कूपन रेट हो गया 3.5%, यानी कि 35 रुपीज हो गया आपको इंटरेस्ट फॉर 6 मंथ्स। एन हो गया आपका 30, बिकॉज सेमी एनुअल था और आपका 15 ईयर्स था, तो 15 इंटू 2 कर देंगे अपने, तो एन आ गया 30। अब यहाँ पे देखिए अपने को दे रखा है YTM दे रखा है 7%। तो YTM भी अब सेमी एनुअल में कन्वर्ट करेंगे तो उसका रेट आ जाएगा 7/2, दैट इज 3.5%। ये आपका हो गया डिस्काउंटिंग रेट। तो अब अपने ये फॉर्मूला में लगाए, ये सी वाला फॉर्मूला में, तो सी आपका आ गया यहाँ पे 35। उसके बाद ये फार्मूला है 1 - 1 + i, ये आई हो गया ये रेट YTM वाला आई, नॉट द कूपन वाला आई। इसमें दोनों सेम है तो इसलिए वो सेम आ रहा है, आपको नेक्स्ट पार्ट में वो डिफरेंस बता दूंगा। और ये n हो गया टू द पावर 30 होल डिवाइडेड बाई आई, डेट इज 0.035। प्लस प्लस अपने को क्या मिलेगा, ये जो 1000 अपने अपने लोगों ने इन्वेस्ट किया था वो लास्ट में जाके वापस अपने को मिल जाएगा, तो उसका प्रेजेंट वैल्यू हो जाएगा 1.035 टू द पावर 30। तो ये अपना करके आ रहा है, इसको कैलकुलेट करेंगे, दोनों को ऐड करेंगे तो अपना आ रहा है 999.99, जो अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 1000 है। तो अपना इससे ये कंक्लूजन ड्रॉ हुआ कि अगर अपना कूपन रेट और YTM जब भी सेम होगा, तब बॉन्ड का जो प्राइस होगा डेट विल बी इक्वल टू इट्स पार वैल्यू। चाहे कुछ भी हो जाए, अगर YTM और कूपन रेट सेम है तो उसका जो पार वैल्यू होगा बॉन्ड का प्राइस वही होगा।
तो ये इन्फ्रेंस ये ड्रॉ करना बहुत ज़रूरी है। अब जैसे नेक्स्ट पार्ट है सम का, उसमें दे रखा है अपना YTM इज़ 9%। तो अपना डिस्काउंटिंग रेट अब हो गया 9% और सेमी एनुअल है तो ये हो जाएगा 4.5%। तो अपना इस सम में कूपन तो अपना सेम रहेगा 35, क्योंकि कूपन रेट तो चेंज नहीं हो रहा, आपका कूपन रेट सेम ही रह रहा है 7%। तो ये हो गया 35 सेमी एनुअल के वजह से। फिर 1 माइनस यहाँ पे देखिए आपका इंटरेस्ट रेट 1.045 आ रहा है, जो है YTM डिवाइडेड बाई 2, बिकॉज ऑफ सेमी एनुअल है तो n/2 हो गया। और सिमिलरली n आपका 30 रहेगा क्योंकि 15 ईयर्स का बॉन्ड है। यहाँ पे भी i चेंज हो जाएगा, 0.045 आ जाएगा। और सिमिलरली यहाँ पे भी जो 1000 था वो आपका डिस्काउंटिंग फैक्टर क्या है, 1.1 प्लस आई होता है, तो आई अपना 4.5% विच इज़ द रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न या YTM या डिस्काउंटिंग रेट। तो 30 हो गया। तो ये इसको अपने कैलकुलेट करके निकालेंगे तो आपका वैल्यू आ रहा है, प्राइस आ रहा है बॉन्ड का 837.11। अब इसमें अपने ये इन्फर कर सकते हैं, जब आपका YTM इज ग्रेटर देन द कूपन रेट, यहाँ पे YTM 9% है आपका और कूपन रेट 7% है। तो जब भी ये चीज़ होगा तब आपका प्राइस होगा बॉन्ड का लोअर देन इट्स फेस वैल्यू और पार वैल्यू। आपका बॉन्ड डिस्काउंट पे ट्रेड कर रहा होगा, क्यों? क्योंकि YTM क्या होता है, जो आपका मार्केट रेट ऑफ रिटर्न है, कि मार्केट में जनरली आपको कितना मिल रहा है। तो आपको मार्केट में जनरली 9% मिल रहा है, बट आप बॉन्ड में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपको कितना मिल रहा है, 7%। तो आप बोलेंगे कि जो अगर आप मेरे को कम रिटर्न दे रहे हैं तो बॉन्ड का प्राइस नेचुरली मैं उसके लिए पे भी कम करूंगा। तो इसलिए उसका प्राइस कम होता है, अगर क्योंकि वो मार्केट रेट से कम ऑफर कर रहा है आपको। तो इसका इन्फ्लुएंस ये ड्रॉ हुआ कि YTM इज लेस देन कूपन रेट, देन द प्राइस विल बी लेस देन इट्स पार वैल्यू। अब इसमें थर्ड पार्ट देखिए। थर्ड पार्ट में आपका दे रखा है YTM है 5%। तो अपने वही सेम फार्मूला आके कैलकुलेट करेंगे। 5% यहाँ पे आई की जगह 0.025 आ जाएगा, क्योंकि 5/2 होगा। तो अपने कैलकुलेट करेंगे तो अपना बॉन्ड का प्राइस आएगा 1209, विच इज़ ग्रेटर देन 1000, विच वॉज द फेस वैल्यू। तो अब इसका थर्ड कंक्लूजन अपना ये रहा कि अपने यहाँ पे YTM अपना यानी मार्केट रेट ऑफ रिटर्न नॉर्मली 5% है, बट बॉन्ड अपने को ऑफर कर रहा है 7%। जो नॉर्मल रेट अपने नॉर्मल कमाते हैं उससे ज़्यादा अपने को मिल रहा है, तो नेचुरली वो प्राइस ज़्यादा डिमांड करेगा कि मैं आपको रिटर्न ज़्यादा दे रहा हूँ तो मेरे को पैसे भी थोड़े से ज़्यादा चाहिए। तो अपना कंक्लूजन ये ड्रॉ हुआ कि जब YTM विल बी लेस देन द कूपन रेट, तो अपना बॉन्ड का प्राइस विल बी ग्रेटर देन इट्स पार वैल्यू। तो इससे अब ये कंक्लूजन ड्रॉ हो गया। अगर आपको कोई सम आया जिसमें अपने को आर पूछता है, तो आर पूछता है, आर यानी कि ये वाला रेट आपका आई डिस्काउंटिंग रेट YTM या कुछ भी, तो अपने बॉन्ड का प्राइस अपने को तब दिया रहेगा। एक मिसिंग फैक्टर रहेगा, तो जैसे अगर आई पूछा आपसे तो आपको प्राइस ऑफ द बॉन्ड दिया हुआ रहेगा, तो आपको बैक कैलकुलेशन करके आई निकालना पड़ेगा। तो अपने आई जब हिट एंड ट्रायल करेंगे निकालने के लिए, क्योंकि आई हिट एंड ट्रायल छोड़ के और कोई मेथड से निकल नहीं सकता है, तो अपने आई जब हिट एंड ट्रायल करेंगे तो अपने प्राइस और पार वैल्यू को कंपेयर कर लेंगे। अगर प्राइस उससे कम है तो अपना नेचुरली समझ में आ जाएगा कि YTM जो कूपन रेट दिया हुआ है उससे ज़्यादा होना चाहिए, तो अपने उसके बाद ही स्टार्ट करेंगे। अगर 7 कूपन रेट जैसे इस समय आई फाइंड करने दिया रहता और प्राइस अपने को दिया रहता कि 837 है, तो अपने क्या करते कि अपने देख लेते कि आपका प्राइस पार वैल्यू से कम है, तो यानी नेचुरली आपका YTM वुड बी ग्रेटर देन 7% विच इज़ द कूपन रेट। तो अपना कैलकुलेशन थोड़ा इजी हो जाता है ये कंक्लूजन ड्रॉ करने की वजह से, नहीं तो फिर कैसे, क्योंकि इंटरेस्ट रेट कुछ भी हो सकता है। तो अब 7% से ज़्यादा लेके कैलकुलेट करते तो आपको रेंज मिल जाता कि हाँ ठीक है, इतना इतना मेरे पास आ रहा है। तो ये आर कैलकुलेट करने के लिए ये रिलेशन याद रखना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो एग्जाम में बहुत टाइम वेस्ट होगा इसको कैलकुलेट करने में, अगर आर निकालने का क्वेश्चन आया तो। तो उसके बाद अपना और एक इसमें कंक्लूजन ड्रॉ होता है कि जब इंटरेस्ट रेट इंक्रीज होता है तो अपना प्राइस डिक्रीज होता है। जैसे समझ लीजिए यहाँ पे आई क्या था, अपना YTM क्या आ रहा था, 7% था। 7% में 1000 आ रहा था। फिर 7% से जब YTM 9% हो गया तो अपना बॉन्ड का प्राइस 1000 से 837 हो गया। तो YTM इंक्रीज हुआ, बॉन्ड का प्राइस डिक्रीज हुआ। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका वाई 5% हो गया। जब 7 से 5 हो गया बॉन्ड का इंटरेस्ट रेट, तो आपका प्राइस 1000 से 1209 हो गया। तो ये इन्वर्स रिलेशनशिप दिख रहा है। यही अपना काम मैक्रो में भी जो अपने पढ़ रहे हैं उसमें भी ये आ रहा है कि देयर इज एन इन्वर्स रिलेशनशिप बिटवीन द इंटरेस्ट रेट एंड द प्राइसेस ऑफ द बॉन्ड्स। तो ये एग्जांपल प्रूफ करता है कि ये रिलेशनशिप कैसे ट्रू होता है। वैसे ही अब इस चैप्टर में अपने को, और आप एग्जांपल नंबर 8.2 है।
289 एग्जाम्पल 8.2 है 274 पे। इसमें अपने को दे रखा था जैसे डिबेंचर है, उसका प्राइस दे रखा है 1080, उसका फेस वैल्यू था 1000 एंड सेमी एनुअल कूपन था 30। तो अपने को इसमें और 5 years अपना दे रखा था, तो विच इज एन। तो अपने से पूछा था करेंट यील्ड। करेंट यील्ड कोई भी स्टॉक का क्या होता है, जो उसका रिटर्न है, जो भी उसका रिटर्न है प्रेजेंट, जैसे कूपन, जैसे डिबेंचर के टर्म्स में क्या होगा उसका कूपन, शेयर के टर्म्स में क्या होगा उसका डिविडेंड, डिवाइडेड बाय इट्स करंट प्राइस। तो यहाँ पे आपका देखना पड़ेगा, जैसे 30 सेमी एनुअल पेमेंट्स है, तो आपका ईयरली आपको कितना मिला, 30 इंटू 260 सेमी एनुअल है बोल के, डिवाइडेड बाय द करंट प्राइस। तो ये 5.55% हो गया आपका करंट यील्ड। उसके बाद अपने को इसमें पूछा है व्हाट इज द यील्ड टू मैच्योरिटी। अब ये याद रखना, करंट यील्ड एंड यील्ड टू मैच्योरिटी इज नॉट द सेम। यील्ड टू मैच्योरिटी होता है जो आपका, जो अपने आर निकाल के अभी कैलकुलेट कर रहे थे, और यील्ड टू, और करंट यील्ड हो गया, जैसे करंट यील्ड क्या होता है, जो अभी प्रेजेंट इस साल का रिटर्न कितना हुआ, प्रेजेंट यील्ड आपको कितना मिल रहा है वो बॉन्ड को होल्ड करके। और यील्ड टू मैच्योरिटी होता है कि आप कंटिन्यूअस बॉन्ड को अगर उसका मैच्योरिटी तक होल्ड करेंगे, तो आपको टोटल रिटर्न कितना मिल रहा है, किस रेट से आपको रिटर्न मिल रहा है, वो होता है यील्ड टू मैच्योरिटी। तो इसमें अपने को वही आर निकालना था, तो अपने वो हिट एंड ट्रायल वाला मेथड लगाएंगे। रिटर्न निकाल के यहाँ पे आया है 2.1%। बट ये 2.1% आया है सेमी एनुअल के लिए, क्योंकि ये आपने सेमी एनुअल पेमेंट्स था, तो अपने 5 years की जगह एन को लिया था 10 years। तो ये जो रेट आया है इसको इंटू 2 कर देंगे, तो आपका यील्ड टू मैच्योरिटी आएगा 4.2। तो एग्जाम में ये याद रखना कि सम में क्या दिया हुआ है, अगर यहाँ पे क्वार्टरली दिया रहता तो 2.1 इंटू 4 करते अपने, और यहाँ पे भी नेचुरली वो 5 इंटू 4 ये 20 हो जाता है। तो ये एग्जाम में याद रखना कि ये मिस्टेक हो सकता है कि अपने रेट तो निकालिए 2.1 और आंसर ये लिख के आ जाए, तो फिर पता नहीं, मैम को तो पता ही, आप लोग को फिर क्या होगा। उसके बाद अपने नेक्स्ट चलेंगे पेज 289 पे। 289 पे ये नॉमिनल और रियल इंटरेस्ट रेट का दिया हुआ है, तो ये एक छोटा सा सम आ सकता है कि रियल इंटरेस्ट रेट दे दिया, इन्फ्लेशन रेट दे दिया, तो नॉमिनल रेट निकालने के लिए। तो यहाँ पे अपने देख सकते हैं 1 + आर यहाँ पे है नॉमिनल रेट, small rate, small r is the real rate, nh is the inflation rate. So 1 plus nominal rate is equal to 1 plus real rate multiplied by 1 plus inflation rate. तो ये फॉर्मूला याद रखिएगा, तो आपको एग्जाम में कोई भी सम आया तो ये निकाल के कि इन्फ्लेशन रेट पूछा है या नॉमिनल रेट पूछा है या रियल रेट पूछा, तो एग्जाम में इससे हो जाएगा। इसमें ये आना तो नहीं चाहिए एग्जाम में, बस एक बार देखने के लिए कुछ भी छोटा क्वेश्चन आ सकता है इसके ऊपर। फिर उसका नेक्स्ट है ये 290 पे, ये इन्फ्लेशन लिंक्ड बॉन्ड्स मैम ने कराया था। इन्फ्लेशन लिंक्ड बॉन्ड्स क्या होता है कि आपको जैसे बॉन्ड था उस पर रिटर्न मिल रहा है, बट उसमें ये बॉन्ड्स में क्या होता है, आपको एडिशनल जो इन्फ्लेशन रेट उस साल का रहेगा वो मल्टीप्लाई, रिटर्न से मल्टीप्लाई होकर आपको उतना मिलेगा। इन्फ्लेशन लिंक बॉन्ड्स का मतलब, तो यानी आपको इन्फ्लेशन के वजह से जो लॉस होता है इस बॉन्ड्स में वो भी कवर हो जाता है। तो जैसे ये एग्जांपल दे रखा है आपका यहाँ पे कि a particular inflation linked bonds matures in 2 years, यानी n हो गया 2, has a par value of 1000 and pays 2% कूपन, यानी कूपन रेट आपका हो गया 2%। ठीक है, तो अब आपका नॉर्मल टर्म्स में क्या होता है, फर्स्ट ईयर के एंड में आपको क्या मिलता है, 2% इंटू 1000 20, और सेकेंड ईयर के एंड में आपको क्या मिलता है, 2% इंटू 1020 मिलता, प्लस मेच्योरिटी का 1000 रुपीज मिलता, तो टोटल आपको 20 और 1020 मिलता। अब आपको इन्फॉर्मेशन दिया रहेगा कि फर्स्ट ईयर का इन्फ्लेशन रेट था 3%, तो आपको क्या होगा 20, तो आप जो आपको 20 मिलना चाहिए था डेट विल बी मल्टीप्लाइड बाई 3%, यानी 1.03 से मल्टीप्लाई होके आपको 20.60 मिलेगा, ना कि 20 के बजाय आपको 20.60 मिलेगा। तो ये आपका इन्फ्लेशन प्रोटेक्टेड हो गया, अब तो आपको इन्फ्लेशन की वजह से कुछ लॉस नहीं हो रहा। सिमिलरली नेक्स्ट ईयर में इन्फ्लेशन रेट दे रखा है 5%, तो यहाँ पे ये याद रखना कि 1020 खाली 5% से मल्टीप्लाई नहीं होगा, क्योंकि अगर खाली 5% से मल्टीप्लाई होता है तो वो सिर्फ सेकेंड ईयर का जो इन्फ्लेशन है उसको कवर किया, बट जो फर्स्ट ईयर का इन्फ्लेशन है मेरा 3% का, उसको तो कवर नहीं किया। तो 1020 विल बी मल्टीप्लाइड बाई 1.03, तो ये फर्स्ट ईयर का इन्फ्लेशन कवर हो गया। फिर इट विल बी मल्टीप्लाइड बाई 1.05, तो मेरा दोनों साल का इन्फ्लेशन कवर हो गया, मेरे को 1103 मिलेगा एट द एंड ऑफ 2 years। ठीक है, अब इसका आपको प्राइस पूछेगा, तो प्राइस के लिए अपने प्रेजेंट वैल्यू निकालते हैं। तो ये 20.60 को अपने डिवाइड कर देंगे 1 प्लस YTM जो भी अपना सम में दिया रहेगा डिवाइडेड बाई 1 प्लस 1103 डिवाइडेड बाई 1 प्लस YTM टू द पावर 2।
तो ये अपना आ जाएगा प्राइस, अगर ये इन्फ्लेशन लिंक बॉन्ड्स का प्राइस पूछता है तो, क्योंकि ये जो आया ये तो अपना रिटर्न आया एट द एंड ऑफ ईयर वन। बट अपने लोगों ने क्या देखा अभी कि प्राइस क्या होता है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑल फ्यूचर अर्निंग्स। तो अपने को ये फ्यूचर वैल्यू कर दिया अपने लोगों ने, ये अर्निंग्स का जो अपना फ्यूचर एट द एंड ऑफ ईयर वन और एट द एंड ऑफ ईयर टू होने वाला है। तो सिर्फ एग्जाम में ये निकालने से आपका प्राइस नहीं निकलेगा, ये दोनों को ऐड करके इसका प्रेजेंट वैल्यू करके जो अमाउंट आएगा उसको ऐड करेंगे तो अपना आ जाएगा कि प्राइस क्या था, प्राइस क्या है इस इन्फ्लेशन लिंक बॉन्ड्स का। इसमें यहाँ पे क्या हुआ ना आगे? इसमें तो वाई निकाल, जैसे इस सम में इसने दे रखा है कि ये जो बॉन्ड था इंडेक्स लिंक बॉन्ड्स, ये ट्रेड होता है आपका 971.50 पे। तो इसको इन्होंने क्या किया, 20/1 + y जो हमने किया था प्लस 1020/1 + y²। तो y इन लोगों ने फिर वो y को निकाला है विच टर्न्स आउट टू बी 3.5%। तो अपने अगर अपने को y दिया रहता तो वही डिवाइड करके अपने ये प्राइस निकल जाता। तो आपको सम में कुछ भी एक मिसिंग फैक्टर दे के पूछ सकता है कि ये निकालो वो निकालो। तो अब अपने लोग देखते हैं स्टॉक वैल्यूएशन। स्टॉक वैल्यूएशन का फॉर्मूला, स्टॉक वैल्यूएशन में क्या होता है, प्राइस ऑफ स्टॉक निकालना पड़ता है, यानी स्टॉक यानी इक्विटी शेयर्स आपका। तो स्टॉक का फॉर्मूला उसको रिप्रेजेंट करते हैं P0, यानी अभी क्या प्राइस है उसका, करंट प्राइस। तो उसका फॉर्मूला होता है D1। D1 आपका क्या होता है, डिविडेंड एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर, यानी कि जो विच इज D0, यानी जो आपको अभी डिविडेंड मिला मल्टीप्लाइड बाई ग्रोथ रेट। जी आपका होता है ग्रोथ रेट की, इस डिविडेंड में कितना परसेंट से डिविडेंड इज एक्सपेक्टेड टू ग्रो। तो ये आपका D1 डिवाइडेड बाई आर। आर आपका वही जैसे अपने बॉन्ड वैल्यूएशन में YTM ले रहे थे, डिस्काउंटिंग फैक्टर बोल रहे थे, रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न बोल रहे थे, आर वही है। और ये है जी आपका ग्रोथ रेट, जिस ग्रोथ रेट से आपका डिविडेंड एक्सपेक्टेड टू ग्रो है। तो आर माइनस जी करेंगे और D1 डिवाइडेड बाई आर माइनस जी करेंगे तो आपको मिल जाएगा प्राइस ऑफ द स्टॉक। तब इसमें या तो अब हो सकता है कोई स्टॉक है विच इज जीरो ग्रोथ, जिसमें कोई ग्रोथ एक्सपेक्टेड नहीं है, वो कांस्टेंट ग्रोथ कोई एक्सपेक्टेड नहीं है। तो आपका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, आपका जी सिंपली जीरो हो जाएगा। तो यहाँ पे जी जीरो हो जाएगा, यहाँ पे भी जी जीरो हो जाएगा। तो अल्टीमेटली आपका क्या हो जाएगा, D0/R। फॉर्मूला ये हो जाएगा आपका जीरो ग्रोथ मॉडल में। इसका दूसरा आता है आपका कांस्टेंट ग्रोथ। कांस्टेंट ग्रोथ में क्या होता है आपको कि आपको जैसे एग्जांपल 9.2 देखते हैं अपने, विच इज ऑन पेज नंबर 308। 308 पे एग्जांपल आपको दे रखा है, द स्टॉक विल पे अ ₹3 डिविडेंड अ ईयर फ्रॉम टुडे। अ ईयर फ्रॉम टुडे यानी कि जो अपने D1 निकालते हैं, D0 इंटू 1 + G, ये ₹3 D1 दिया हुआ है, ये D0 नहीं है, क्योंकि लिखा हुआ है विल पे ₹3 अ ईयर फ्रॉम टुडे, यानी एक साल बाद का आपको वैल्यू दे रखा है D1 निकाल के। तो इसमें आपको ग्रोथ रेट मल्टीप्लाई करने का कोई नीड नहीं है। अगर ये दिया रहता हैज पेड अ डिविडेंड ऑफ ₹3, तो अपने 3 इंटू ग्रोथ रेट करते हैं विच इज यहाँ पे दे रखा है 10%। ठीक है, उसके बाद आपका ये दे रखा है रिक्वायर्ड रिटर्न आर इज 15%। तो अब अपने सम को कैसे करेंगे, ये फॉर्मूला लगाएंगे अपने D1/R - G वाला। तो अपना आ जाएगा 3 डिवाइडेड बाई 0.15 जो रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न दे रखा है, माइनस ग्रोथ रेट जो 10% दे रखा है। तो अल्टीमेटली 3 डिवाइडेड बाई 0.05 हो जाएगा, तो आपका प्राइस आ जाएगा 60। तो 60 हो गया आपका प्राइस ऑफ द स्टॉक। अब इसमें नेक्स्ट पार्ट आता है डिफरेंशियल ग्रोथ। तो डिफरेंशियल ग्रोथ में जैसे एग्जांपल देखिए 9.3b विच इज गिवन ऑन पेज नंबर 311। इसमें सम में क्या दे रखा है कि a company expects to grow a dividend for growth rate of 50% in its dividend for 3 years and 7% thereafter। इसका मतलब ये हुआ कि नेक्स्ट 3 साल तक डिविडेंड 50% से ग्रो करेगा, बट उसके बाद 7% हमेशा के लिए 7% से ग्रो करेगा। उसके बाद अब दे रखा है कि अभी कितना डिविडेंड रिसीव, द कंपनी हैज जस्ट रिसीव्ड एन एनुअल डिविडेंड ऑफ 1 पर शेयर। तो यानी D0 हो गया आपका 1। उसके बाद आपको एक्सपेक्टेड रिटर्न दे रखा है 12%, आर यानी दे रखा है आपको 12%। तो अब अपने को इस सम को सॉल्व करना है। इस सम को अपने कैसे सॉल्व करेंगे, जैसे ईयर वन के एंड में आपका क्या होगा, डिविडेंड था आपका ₹1, तो 1 इंटू 1.5 किए, ग्रोथ रेट था 50%, तो 1 D0 इंटू 1 + G, तो 1 हो गया D0, 1 + G करके आ गया 1.5। तो आपका डिविडेंड आ गया 1.5 एट द एंड ऑफ ईयर वन। फिर ईयर टू में क्या होगा, D1 इंटू 1 + G या D0 इंटू 1 + G का स्क्वायर, दोनों मेथड कर सकते हैं। तो आपका क्या होगा 1.5 इंटू 1.5 2.25,
फिर थर्ड ईयर में भी वही करेंगे, D2 इंटू वन प्लस जी, तो D2 2.25 है, इंटू वन प्लस जी कितना है 1.5, तो ये आ गया आपका 3.37। अब अपने क्या करेंगे, अपने को दे रखा है कि 7% वो कंटिन्यू फॉर एवर, तो अपने ये 7% जो अपना अर्निंग्स होगा उसका प्रेजेंट वैल्यू निकाल लेंगे अपने। जो प्रेजेंट वैल्यू आएगा वो आपका P3 हो जाएगा, क्योंकि थर्ड ईयर के एंड में अपने निकालेंगे वो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑल द फ्यूचर अर्निंग्स ऑफ डिविडेंड विच विल ग्रो एट 7%। तो अपना वो निकालने का फॉर्मूला क्या है, P3 निकालेंगे। P3 निकालेंगे तो यहाँ पे D4 होगा, क्योंकि जो भी जिस साल का प्राइस निकाल रहे हैं उसके नेक्स्ट ईयर का डिविडेंड लेते हैं। जैसे P0 निकालने के लिए D1 लेते थे, तो P3 निकालने के लिए D4 लेंगे। अब आपका D4 क्या होगा, D3 इंटू वन प्लस जी। अब आपका D3 क्या है 3.37, और यहाँ पे ग्रोथ रेट क्या हो जा रहा है आपका 7%, क्योंकि 50% 3 साल के लिए दिया हुआ था। तो अपना 3.37 इंटू 1.07 हो गया, डिवाइडेड बाई 0.12 जो आपका आर है, माइनस ग्रोथ रेट जो अब आपका 7% हो गया। तो इससे निकालेंगे तो P3 आ गया आपका 72.12। तो ये जो 72.12 आया है, ये आपका अर्निंग्स है ऑफ डिविडेंड विच विल ग्रो एट 7% देयर आफ्टर। तो ये आपका अर्निंग्स आया थर्ड ईयर के एंड पे। तो अपना ये डिविडेंड आया है फर्स्ट ईयर के एंड में, ये डिविडेंड आया सेकंड ईयर के एंड में, ये आया थर्ड ईयर के एंड में डिविडेंड, और ये प्राइस और ये जो P3 आया या ये भी आया आपका थर्ड ईयर के एंड पे। अब अपने को निकालना है प्रेजेंट वैल्यू। तो प्रेजेंट वैल्यू के लिए अपने क्या कर देंगे, 1.5 डिवाइडेड बाई 1.12 टू द पावर 1, वही a बाई 1 प्लस आई टू द पावर n वाला फार्मूला लगा दिए प्रेजेंट वैल्यू का, क्योंकि लमसम हर एक अमाउंट को इंडिविजुअल लमसम ट्रीट कर रहे हैं। प्लस 2.25 डिवाइडेड बाई 1.12 का स्क्वायर, क्योंकि सेकेंड ईयर का एंड में है तो 2 साल बैक करना है इसको। 3.37 डिवाइडेड बाई 1.12 का क्यूब, क्योंकि इसको 3 साल बैक करना है। और ये जो आया इसको भी 3 साल बैक करना है, क्योंकि P3 निकला था ये थर्ड ईयर के एंड पे निकला था। तो इसका प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे, तीनों को ऐड कर देंगे, चारों को ऐड कर देंगे, तो आपका आ गया प्राइस 51.5। यही है आपका प्राइस ऑफ द सिक्योरिटी। एग्जाम में मोस्ट ऑफली यही सब आने का चांस है, डिफरेंशियल ग्रोथ वाले, तो इसको ध्यान से कीजिएगा। ये एग्जाम्पल 9.3B। हम्म, जैसे इस सब अपने को और पूछ सकता है, जैसे रिटेंशन जी का फॉर्मूला पूछ सकता है कि जी निकालो, तो जी का अपना फॉर्मूला होता है रिटेंशन रेशियो इनटू रिटर्न ऑन रिटेन अर्निंग्स। तो अपना रिटेन ऑन रिटेन अर्निंग्स तो अपने को पता है, जो अपने फॉर्मूला से निकालते हैं, रेशियो चैप्टर में अपने पढ़े हैं। रिटेंशन रेशियो क्या होता है, जैसे सपोज एक कंपनी आपको दे रखा है कि कंपनी पेज अ डिविडेंड ऑफ 40% ऑन इट्स अर्निंग्स, तो ये यानी 40% पे करता है, तो बचाओ जो 60% हो गया 0.6, वो हो गया आपका रिटेंशन रेशियो। ये जो नीचे एग्जांपल्स है 9.4A, इसमें देखिएगा आप, तो इसमें आपको समझ आ जाएगा कि इसमें क्लियरली दे रखा है कि रिटेंशन रेशियो 40% है। तो वैसे आपको दे देगा डिविडेंड पे आउट रेशियो इज 60%, तो आपका रिटेंशन रेशियो हो गया 1 माइनस डिविडेंड पे आउट रेशियो, तो वो आ जाएगा आपका 40%। तो इससे मल्टीप्लाई करके आपका जी निकल सकता है। फिर नेक्स्ट है आप 312। पेज 312। अब नेक्स्ट है आपका आर भी पूछ सकता है कि आर कैसे निकल रहा है। तो आर क्या होता है आपका डिविडेंड यील्ड प्लस कैपिटल गेन्स यील्ड। यानी अगर ये वाला जो फॉर्मूला था अपना P0 इक्वल टू D1/R-G, इसको अपने क्रॉस मल्टीप्लाई अगर वो अलग फॉर्म में लिखते हैं तो क्या आ जाएगा, R इक्वल टू D1/P0 प्लस जी। तो आपको बहुत समय पूछ लेगा कि R निकालने के लिए, तो आपको ये तीनों चीज दिया रहेगा, तो अपने ये तीनों चीज में ये फॉर्मूला में लगा के R आपका इजीली निकल सकता है। अगर इंडिविजुअली पूछा कि डिविडेंड यील्ड क्या होता है, तो आपका डिविडेंड यील्ड होता है डिविडेंड बाई P0, और कैपिटल गेन्स यील्ड होता है आपका जी, विच इज नथिंग बट आर। ये अलग अलग फॉर्म है इसको लिखने का, इसमें और कुछ मतलब ये एक्स्ट्रा नहीं। डिविडेंड यील्ड है, ये हाँ, वाला। ये वाला डिविडेंड यील्ड हो गया आपका, ये वाला कैपिटल गेन्स यील्ड हो गया। जी जो होता है वो कैपिटल गेन्स यील्ड कहलाता है। तो वो इस सब में एक एग्जांपल दे रखा है, तो आप कोई भी मेथड से, दोनों मेथड से सॉल्व कर सकते हैं इसको निकालने के लिए। डिविडेंड यील्ड आपका होता है वही D1/P0 प्लस ग्रोथ रेट आपको दिया रहता है, या मल्टीप्लाई करके आपका निकल जाएगा। ग्रोथ रेट का क्या फॉर्मूला था, रिटेंशन रेशियो इनटू रिटर्न ऑन रिटेन्ड अर्निंग्स, तो आपका दोनों करके आपका आ जाएगा आर। हेलो फ्रेंड्स, अब अपने करेंगे चैप्टर 10 रिस्क एंड रिटर्न। इसमें फर्स्ट आ रहा है आपका डॉलर रिटर्न। जैसे आप कोई भी इन्वेस्टमेंट करते हैं स्टॉक मार्केट में या शेयर्स खरीदते हैं, तो उसका आपका रुपी टर्म्स में रिटर्न कितना हुआ, वो उसको निकालना कहते हैं डॉलर रिटर्न। जैसे आपने यहाँ पे एग्जांपल देखिए, एग्जांपल दे रखा है कि आपने 100 शेयर्स परचेज किया एट द प्राइस ऑफ 37 पर शेयर साल के स्टार्टिंग में, तो आपका टोटल इन्वेस्टमेंट कितना हुआ 37 इंटू 100, विच इज नथिंग बट
3700 यानी आपने टोटल इन्वेस्ट किया 3700। फिर आपको क्या दे रखा है कि सम में आपको साल में डिविडेंड मिला एट द रेट ऑफ 1.85 पर शेयर। ये 1.85 पर शेयर मिला, आपके पास नंबर ऑफ शेयर्स था 100, तो आपका टोटल डिविडेंड कितना मिला आपको 185। और आपको दे रखा है कि साल के एंड में उसका प्राइस, स्टॉक का प्राइस हो गया 40.33। तो आपने खरीदा 37 में था और प्राइस हो गया 40.33, तो आपको 3.33 रुपीज़ का गेन हुआ पर शेयर। और आपके पास 100 शेयर्स है, तो 3.33 इंटू 100 कर देंगे तो 333 का आपका टोटल गेन हुआ। तो अगर इफ वी एड 333, दैट इज द जो प्राइस के वजह से गेन हुआ और जो डिविडेंड के वजह से गेन हुआ, 333 प्लस 185 करके जो आपका अमाउंट हो जाएगा वो हो गया आपका डॉलर रिटर्न। तो आपको यही बस रिटर्न है कि मेरे को डिविडेंड कितना मिला और प्राइस में कितना अर्निंग्स हुआ, तो ये दोनों को ऐड करने के बाद आपका आ जाएगा टोटल डॉलर रिटर्न मेरा कितना हुआ स्टॉक पे। अब वैसे ही दूसरा कॉन्सेप्ट है इसमें, परसेंटेज रिटर्न। परसेंटेज रिटर्न क्या होगा, जो आपने अभी कैलकुलेट किया 333 प्लस 185, तो ये आपका अमाउंट आ रहा है 518। तो आपका 518 डिवाइडेड बाय द टोटल इन्वेस्टमेंट, टोटल इन्वेस्टमेंट आपका कितना था 3700, तो 518 डिवाइडेड बाय 3700 करेंगे तो ये आपका आ रहा है 14%। तो ये आपका हो जाएगा टोटल कि आपका परसेंटेज टर्म्स में रिटर्न कितना हुआ। इसको और एक मेथड से भी कैलकुलेट कर सकते हैं, जो अपने अपने लोगों ने अभी आर निकालने के लिए सीखा था। आर निकालने के स्टॉक वैल्यूएशन में आर क्या होता है, डिविडेंड यील्ड प्लस कैपिटल गेन यील्ड। तो डिविडेंड यील्ड क्या है, डिविडेंड आपका 1.85 डिवाइडेड बाय द प्राइस 37, तो ये आ गया आपका 5%। और कैपिटल गेन यील्ड क्या हो गया, एंडिंग प्राइस माइनस बिगनिंग प्राइस डिवाइडेड बाय द बिगनिंग प्राइस, यानी आपका कैपिटल प्राइस में कितना चेंज हुआ स्टॉक का, तो वो आया 9%। तो ये कैपिटल गेन यील्ड 9% प्लस डिविडेंड यील्ड 5% ऐड करके भी आपका 14% आ रहा है। तो ये आपको डॉलर रिटर्न डिवाइडेड बाय द टोटल इन्वेस्टमेंट करो, वो तो उससे 14% आएगा, या डिविडेंड यील्ड और कैपिटल गेन यील्ड अलग अलग करके निकालो तो भी 14% आएगा। अब एग्जाम में कोई भी मेथड से कर सकते हैं ये रिटर्न निकालने के लिए क्या रिटर्न होता है। फिर इसमें और एक कॉन्सेप्ट आता है आपका होल्डिंग पीरियड रिटर्न। होल्डिंग पीरियड रिटर्न क्या होता है कि आपका समझ लीजिए आपने एक स्टॉक को आज खरीदा, उसको 4 साल बाद बेचा, तो आज से लेके 4 साल बाद में टोटल कितना रिटर्न हुआ उसको कहते हैं होल्डिंग पीरियड रिटर्न। तो जैसे आपको स्टॉक दे रखा है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, 1+R1 इंटू 1+R2 इंटू 1+R3। मतलब जैसे R1 हो गया आपका ईयर 1 का रिटर्न, R2 हो गया ईयर 3 का रिटर्न, ईयर 2 का रिटर्न, और R3 हो गया आपका ईयर 3 का रिटर्न। तो जैसे इस समय आपको दे रखा है इफ रिटर्न्स पे 11%, -5% एंड 9%, फाइंड द होल्डिंग पीरियड रिटर्न। तो ये क्या हो गया, 1+0.1 यानी 1.11, ये -5 था तो ये 0.95 हो जाएगा, और 9% था तो इंटू 1.09, तो यानी आपका टोटल 1.15 हो गया, यानी कि 15% हो गया आपका होल्डिंग पीरियड रिटर्न फॉर दिस स्टॉक। फिर इसमें आपको निकालने बोल सकता है मीन, एवरेज रिटर्न निकालो। एवरेज रिटर्न में जो अपने सिंपल एवरेज करते हैं, जैसे 3 साल का दिया हुआ रहेगा रिटर्न अपने को, तो R1+R2+R3 डिवाइडेड बाई 3 कर देंगे। जो सिंपल एवरेज अपने सम में करते हैं, जो जनरल डेली यूज में करते हैं, वो हो जाएगा आपका सिंपल एवरेज मीन, अरिथमेटिक मीन। अब इसमें आपको और एक चीज अब इसमें हो सकता है वेरिएंस निकालने बोल सकता है, स्टैंडर्ड डिवीजन निकालने निकालने बोल सकता है रिटर्न का। तो अपने तब से करते ही आ रहे हैं कि वेरिएंस, और वो क्या होता है आपका वेरिएंस, क्या होता है समेशन ऑफ आर माइनस आर बार। आर बार वो होगा जो आपने मीन निकाला होगा अभी, जैसे R1+R2+R3 डिवाइडेड बाई 3 करके जो आएगा उसको कहते हैं आर बार, जो मीन होता है। तो आर माइनस आर बार का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई n-1 कर देंगे, तो ये आ जाएगा आपका वेरिएंस। और अगर स्टैंडर्ड डेविएशन पूछेगा तो अपने को पता है कि वो वेरिएंस का स्क्वायर रूट होता है स्टैंडर्ड डेविएशन। तो ये रिटर्न का वेरिएंस भी आ जाएगा इसी से, रिटर्न का स्टैंडर्ड डेविएशन भी आ जाएगा इसी से, ये वाला फॉर्मूला से। आप क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन दे रखा है, जैसे आपका रिटर्न्स ऑन स्टॉक ये डेसिमल पॉइंट्स में दे रखा है, 1 2 3 4 ईयर्स का दे रखा है आपने। तो इन्होंने क्या किया है, इसका पहले वो एवरेज, इसका पहले वेरिएंस इस फार्मूला से इस फार्मूला में अप्लाई करके निकाला है। तो यही मैंने सबमिशन करके लिख दिया कि इसको ऐड करेंगे तो इसको सबमिशन ही बोलते हैं। तो वही करके आपका वेरिएंस आया, फिर उसका स्क्वायर रूट कर दिया तो एच डी हो गया, वो ये हो गया आपका एच डी।
अब इसमें और एक होता है, जैसे अपने निकाला था वो एरिथमेटिक एवरेज था, एरिथमेटिक मीन था, इसमें ज्योमेट्रिक एवरेज भी निकालने को बोल सकता है सम में। जैसे एक क्वेश्चन आ जाएगा उसमें आपको बोलेगा एरिथमेटिक मीन निकालो, ज्योमेट्रिक मीन निकालो, उसका होल्डिंग पीरियड रिटर्न निकालो, उसका डॉलर रिटर्न निकालो, तो एक करके ऐसा छोटा सम आ सकता है जिसके सब पार्ट्स हो सकते हैं। तो वैसे सिमिलरली ज्योमेट्रिक एवरेज रिटर्न का फॉर्मूला क्या होता है, जैसे 1+R1 इंटू 1+R2 इंटू 1+R3, उसमें क्या उसका रूट जो होगा फिर क्यूब रूट होगा अगर 3 साल का है, तो अगर 4 साल का है तो फोर्थ रूट होगा, और रूट के बाहर -1। याद रखिए रूट के अंदर -1 नहीं होगा, रूट के बाहर होगा -1। क्यूब रूट करते हैं तो 1+R1 इंटू 1+R2 इंटू 1+R3 का क्यूब रूट, और क्यूब रूट के बाहर -1 करके आ जाएगा आपका ज्योमेट्रिक एवरेज रिटर्न। तो इस चैप्टर में अपने को ये करने का और कुछ नहीं है इस चैप्टर में। नेक्स्ट अपने आप कर रहे हैं बीटा निकालने के लिए। बीटा क्या होता है, सिस्टमेटिक रिस्क होता है। अपना रिस्क दो टाइप का होता है, एक सिस्टमेटिक रिस्क, एक अनसिस्टमेटिक रिस्क। अनसिस्टमेटिक रिस्क वो होता है जो हर एक फर्म के स्पेसिफिक होता है, जो वो कंट्रोल कर सकते हैं। बट सिस्टमेटिक रिस्क यानी बीटा वो ऐसा रिस्क होता है जो अपने फैक्टर्स कंट्रोल में नहीं है, जो जनरल मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स होता है जो अपने कंट्रोल में नहीं होता है, वो फर्म स्पेसिफिक नहीं होता है, वो हर इंडस्ट्री को, हर एरिया को, हर सेक्टर को अफेक्ट करता है, तो वो सिस्टमेटिक रिस्क होता है, उसको अपने कहते हैं बीटा। अब बीटा आपका निकलता है से कोवेरियंस ऑफ आर आई या आर जे, दिस इज द आर, दिस इज ऑन स्टॉक, कोवेरियंस बिटवीन द स्टॉक एंड द मार्केट रिटर्न डिवाइडेड बाय वेरियंस ऑफ मार्केट रिटर्न। ये आर है रिटर्न ऑन मार्केट, आर आई है रिटर्न ऑन स्टॉक। तब तो इसका फॉर्मूला हो गया कोवेरियंस बिटवीन रिटर्न ऑन स्टॉक एंड रिटर्न ऑन मार्केट डिवाइडेड बाय वेरियंस ऑफ मार्केट रिटर्न। ये जो अपने शेड्यूल बना के करते हैं, इसको कैसे करेंगे, जैसे ये आपको दिया हुआ है डेटा, 10 साल का आपको डेटा दिया हुआ है, आपको दे रखा है रिटर्न ऑन स्टॉक है इतना, परसेंट दे रखा है, रिटर्न ऑन मार्केट दे रखा है इतना, तो अपने इसका कोवेरियंस निकालेंगे। अब कोवेरियंस का फॉर्मूला क्या होता है, कोवेरियंस का फॉर्मूला होता है आपका समेशन ऑफ आर जे माइनस आर जे बार इंटू आर एम माइनस आर एम बार बाई n-1। तो ये इससे आपका कोवेरियंस आ जाएगा। और सिमिलरली वेरियंस का फॉर्मूला जो अभी मैंने बताया था, रिटर्न आर एम माइनस आर एम बार का होल स्क्वायर बाई n-1। यहाँ पे याद रखिएगा वेरियंस मार्केट रिटर्न ऑन मार्केट का निकलेगा, रिटर्न ऑन स्टॉक का नहीं निकलेगा। इसमें ये कंफ्यूजन हो सकता है, ये रिटर्न ऑन मार्केट का निकलेगा, तो अपने ये कोवेरियंस और इसको डिवाइड बाई वेरियंस ऑफ मार्केट कर देंगे तो अपना बीटा फैक्टर आ जाएगा। अब ये आता है कि बीटा फैक्टर निकालेंगे क्यों। ये बता देगा आरजे क्या है। आरजे है आपका रिटर्न ऑन स्टॉक, ओके, आरएम है मार्केट, आरएम है रिटर्न ऑन मार्केट, जे है रिटर्न ऑन स्टॉक, जो भी आपका स्टॉक दे सकता है, कोई भी आपका स्टॉक हो। तब इसमें क्या है, अब ये बीटा निकालेंगे क्यों। आपका एक तो मॉडल है विच इज कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल, जिसको अपने बोलती है CAPM। CAPM से अपने को क्या मिलता है, आर मिलता है कोई भी स्टॉक का। तो उसका फॉर्मूला क्या है, RF होता है आपका रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न। रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न ये हुआ जैसे कि आप कोई गवर्नमेंट बॉन्ड्स खरीदते हैं, गवर्नमेंट बॉन्ड्स खरीदते हैं तो उस पर आपका कोई रिस्क नहीं है, आपको पता है कि गवर्नमेंट मेरे को पैसा तो देगी, गवर्नमेंट मेरा पैसा लेके भागेगी नहीं, तो उतना उतना बेयर मिनिमम रिटर्न आपका गारंटीड है, वो हो गया आपका रिस्क फ्री रिटर्न। प्लस RM माइनस RF यानी कि रिटर्न ऑन मार्केट और रिटर्न रिस्क फ्री रेट के बीच में डिफरेंस मल्टीप्लाइड बाय द बीटा, जो अपने बीटा अपने निकालेंगे ये कोवेरियंस और वेरियंस को डिवाइड करके, तो इससे आपका आ जाएगा R। ये एक मॉडल है R निकालने का, द रिटर्न रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न निकालने का मॉडल है। जैसे अपने अभी R निकाल रहे थे d1/p0 प्लस g करके, सिमिलरली ये एक मॉडल है कि आपका R कैसे निकलेगा। तो इसके वजह से एक सम आ सकता है, जैसे आपको डेटा दे देगा, उससे आपको बीटा निकालना पड़ेगा, RF और RM दे देगा। अब इसमें क्या हो सकता है, अगर आपको ये सम आया जिसमें आपको दे रखा है ये डेटा, इस सम में अपने अपने लोगों ने कोवेरियंस करके ये समेशन RJ माइनस RJ बार इंटू RM माइनस RM बार 778 आया इसका टोटल, डिवाइडेड बाई n-1, यानी 10 साल का दे रखा है तो डिवाइडेड बाई 10-1 करके आपका निकाला 86.44। वैसे ही वेरियंस अपने लोगों ने निकाला RM माइनस RM स्क्वायर करके, तो वो आया था 113.55, तो ये बीटा आ गया 0.76। तो इसमें अपने को क्या बोल सकता है, अब इसमें अपने को क्या बोलता है, बीटा निकल गया तो अपने को ये वाला अगर CAPM में अपने लगाते हैं तो R क्या हो जाएगा, आपको RF दिया रहेगा, ये RM निकालेंगे, RM आपको नहीं दिया रहा तो RM बार जो होगा, जो मीन निकालेंगे अपने, उसको ले सकते हैं अपने RM बार।
तो उससे करके अपना आर निकल जाएगा। ये एक सम आ सकता है कि वो को बीटा निकालो, फिर उसके बाद कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल के हिसाब से अपने को आर निकालना पड़ सकता है। फिर उसके बाद इसमें और एक कॉन्सेप्ट होता है अल्फा। अल्फा अपने निकालते हैं, अल्फा का फॉर्मूला है आर जे बार, यानी कि रिटर्न, आर जे क्या है, रिटर्न ऑन स्टॉक। तो रिटर्न ऑन स्टॉक का बार यानी कि मीन निकालेंगे उसका। इसमें सिंपल अरिथमेटिक मीन निकलता है आपका, यानी 1 + 2 + 3 डिवाइडेड बाई 3 माइनस बीटा, इसमें भी बीटा आपको निकालना ही पड़ेगा, इंटू आर एम बार, यानी आर एम बार क्या हो गया, मार्केट रिटर्न का मीन हो गया आपका। तो ये एक कॉम्पोजिट सम आ गया कि आपको बीटा निकालना पड़ गया, फिर सी ए पी एम के हिसाब से आर निकल गया, फिर आपको अल्फा का वैल्यू निकल गया। तो ये जब अल्फा का वैल्यू निकल गया और ये सब आपको कैलकुलेशन कर लिया, उसका देखो लाइन ड्रॉ, अपना लाइन एक तो होता है कैरेक्टरिस्टिक लाइन। कैरेक्टरिस्टिक लाइन का फॉर्मूला क्या है, अल्फा जे, यानी अल्फा जो आपका यहाँ पे निकला, अपने लोगों ने निकाला, प्लस बीटा इंटू आर एम, बीटा इंटू आर एम करेंगे, ये हो गया आपका सिस्टमेटिक बीटा, सिस्टमेटिक रिस्क होता है अपने को पता है, प्लस ई। ये ई क्या है, कांस्टेंट है जिसको ये विच डिनोट्स अनसिस्टमेटिक रिस्क। ये यूजुअली जीरो ही रहते हैं अपने सम में। इसकी आपका मेजर, ये मेजर नहीं किया जा सकता, इसलिए जीरो ही रहते हैं। तो कैरेक्टरिस्टिक लाइन आपका अल्टीमेटली क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा जे इंटू आर एम। तो ये आपका सम में ये एक क्वेश्चन आ गया जिसमें फर्स्ट पार्ट में बीटा निकालना हो गया, सेकंड पार्ट में सी ए पी एम हो गया, फिर अल्फा निकाल के अल्टीमेटली कैरेक्टरिस्टिक लाइन ड्रॉ करने बोला। तो ये 15 से 20 मार्क का एक सम हो सकता है, जिसमें आपका सारा कैलकुलेशन, आपको वेरिएंस भी निकालना पड़ गया, को वेरिएंस भी निकालना पड़ गया। तो ये कैलकुलेशन करके एक 15-20 मार्क का कंपोजिट सम आ सकता है, जिसमें फाइनल पार्ट बोलेगा कैरेक्टरिस्टिक लाइन निकालो। और बुक में ये वाला पार्ट कहाँ है? हाँ। बुक में आपका ये वाला पार्ट बीटा दे रखा है आपका, फोर बीटा का कैलकुलेशन दे रखा है 407 में। फिर उसके बाद आपका एक्सप्लेन कर रखा है कि ये सी ए पी एम मॉडल क्या होता है, यहाँ पे सी ए पी एम मॉडल यहाँ पे एक्सप्लेन कर रखा है आपका। हम्म, हाँ, तो अभी तक अपने लोगों ने ये चैप्टर 8 कर लिया है, इंटरेस्ट एंड बॉन्ड वैल्यूएशन, जिसमें कूपन रेट वाला कॉन्सेप्ट आया था अपना बॉन्ड वैल्यूएशन में। उसके बाद फिर अपने लोगों ने स्टॉक वैल्यूएशन कवर किया, जिसमें अपने निकालते थे P0 निकालते थे, विच वाज D1/R-G। फिर उसके बाद अपने रिस्क एंड रिटर्न में देखा कि होल्डिंग पीरियड रिटर्न क्या होता है, डॉलर रिटर्न क्या होता है, मीन निकाला, ज्योमेट्रिक मीन निकाला, स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस निकालना सीखा। और सीखा क्या, आता ही था सबको, तो वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना। फिर ये सी ए पी एम मॉडल सीखा अपने लोगों ने। इसमें थोड़ा से बीच में पार्ट में थ्योरी है जो बिल्कुल इजी है, वो थोड़ा सा एक बार देखने का है तो वो हो जाएगा। इसमें सम्स ये वही वाला आएगा जो अपने को बीटा निकालना था, फिर बीटा निकालने के बाद वो सी ए पी एम मॉडल में अप्लाई करना था, जो आर मिल जाता अपने को, फिर वो अल्फा निकालना था और कैरेक्टरिस्टिक लाइन का वैल्यू निकालना था। ये इस चैप्टर से हो गया। उसका जो चैप्टर 12 है वो और एक थ्योरी है, आर्बिट्रेज प्राइसिंग थ्योरी। वो सिमिलर है इसके सी ए पी एम के, बट उसमें एक फैक्टर बीच में अलग है जो थ्योरी पढ़ने का है, उसका उसके ऊपर सम्स एज सच नहीं, सम्स दिए हुए हैं, एक एग्जाम्पल वो कर लेना, बट वो एग्जाम इतना इंपॉर्टेंट नहीं है इतना पॉइंट ऑफ व्यू से अपना। फिर उसके बाद ये जो एफिशिएंट कैपिटल मार्केट्स है, ये वाला चैप्टर है, ये भी आपका थ्योरी पढ़ने की है। इसमें कुछ प्रैक्टिकल पार्ट उतना ज़्यादा है नहीं, और है ही नहीं ज़्यादा क्या। ये थ्योरी एफिशिएंट मार्केट थ्योरी, जिसमें वीक फॉर्म थ्योरी, सेमी स्ट्रॉन्ग थ्योरी और स्ट्रॉन्ग फॉर्म थ्योरी है। वो बेसिक रीडिंग करने से किस समझ में आ जाएगा आराम से। तो अपना एंड टर्म के बाद से ये सब टॉपिक्स अपना कवर हो चुका है अभी तक।